नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यप्रकाश और स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल बातें नहीं पुरानी में। जब हम कहते हैं बातें नहीं पुरानी तो अगर हम अपनी ज़िंदगी से या इस भारतवर्ष के बारे में सोचें, तो न जाने कितनी ही बातें निकल के सामने आएँगी। हम किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं। कुछ गुज़रे हुए कल के बारे में, कुछ आज के बारे में और कुछ आने वाले भविष्य के बारे में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ बीते हुए कल के कुछ बहुमूल्य पन्नों को अगर हम खंगालें, तो उसमें न जाने कितनी ही हस्तियाँ, कितने ही महापुरुष, न जाने कैसे-कैसे विभूति हैं, जो इस देश की मिट्टी से उपजे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसा ही व्यक्तित्व, जो किसी भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और भारतवर्ष के स्वाभिमान का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जी, मेरा मतलब है महाराणा प्रताप से। जब हम ये नाम लेते हैं महाराणा प्रताप तो इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि वो क्या थे और उन्होंने क्या योगदान दिया है हमारे समाज के लिए। लेकिन हाँ, अगर उनके बारे में अगर हम बातें करनी शुरू कर दें तो शायद एक दिन या पूरी एक ज़िंदगी भी कम पड़ जाए, उनके व्यक्तित्व को और वो जो उन्होंने चुनौतियाँ अपने जीवन में सही हैं और जो उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए। बट हाँ, उतना हम सब कुछ नहीं बात कर सकते, एक वीडियो में एक समय पे। तो हम कम से कम उनके जीवन काल को एक आधे घंटे के एक छोटे से समराइज़ वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। अधिकतर लोग महाराणा प्रताप का नाम हल्दी घाटी के युद्ध से ही जानते हैं और शायद हमारे इतिहास में ज़्यादा उनके बारे में बताया भी नहीं गया, जितना बताया जाना चाहिए था। बस यही कहा गया है कि हाँ, वो एक महान योद्धा थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसमें वो पराजित हो गए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। बस हद से हद 1 आध पैराग्राफ, आधा पैराग्राफ या 1 पन्ना। तो अगर हम ये जानना चाहें कि उनके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, संघर्ष कैसे हुआ, उसके आगे क्या हुआ और फिर अंत में क्या हुआ, तो ये कुछ हद तक छुपा हुआ है हमारे समाज से या उतना नहीं बताया गया जितना बताया जाना चाहिए था जिस ढंग से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो महाराणा प्रताप का जन्म जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, उनका जन्म हुआ था 9 मई सन 1540 ईस्वी को। आज राजस्थान में एक जगह पड़ती है, नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ फोर्ट में उनका जन्म हुआ था, जो कि आज के हमारे राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये उदयपुर के पास है। तो 1540 में उनका जन्म हुआ, उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था और ये वही परिवार है जिनमें राणा उदय सिंह के 3-4 जनरेशन पहले राणा सांगा हुए थे, जिन्होंने बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था। हालाँकि उसमें वो पराजित हो गए थे, बट ये वही परिवार है, जिसमें राणा सांगा के चौथी या 5वीं पीढ़ी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, सन 1540 9 मई। उनके और भी भाई थे, अमर सिंह सॉरी उनके और भी 3 भाई थे, शक्ति सिंह, अमर सिंह और जगमाल सिंह। तो अब 1540 के बाद फिर जैसे कि वो राज परिवार था, बचपन से ही माना जाता है कि महाराणा प्रताप की जो मिलिट्री स्किल्स थी, जो सैनिक के गुण थे, वो जो है मतलब बाकी लोगों से या और भाइयों से या किन्हीं भी लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी पुराने भी मिलिट्री कमांडर्स थे राजपूताना में उस समय, उनमें सबसे कुछ अलग ही था इनका, जो मिलिट्री स्किल्स था। तो इस कारण ये जो मिलिट्री जनरल्स या मेवाड़ के जितने ही नोबल्स, उनमें ये बड़े फेवरेट थे शुरू से ही, जब ये अपने टीन एज में थे। फिर 1540 के बाद जैसे उस समय दिल्ली में मुगल सल्तनत थी और अकबर यहाँ के दिल्ली के मुगल बादशाह थे। लगभग उत्तर भारत में हर तरफ उनका प्रभाव था। राजस्थान के भी अधिकांश रियासत जो है या तो उन्होंने जीत लिए थे या रियासत के राजाओं ने उनके साथ समझौता कर लिया था। लेकिन हाँ, मेवाड़ ने नहीं किया था। तो और उस तरफ गुजरात पे भी लगभग अकबर का आधिपत्य हो गया था। तो
असल जो टकराव का कारण बना मेवाड़ या महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का, वो था कि जो मुगल सल्तनत थी, अकबर जिसके बादशाह थे, वो चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत और गुजरात के बीच में एक सेफ और इजी रूट, ट्रेड रूट बने, मिलिट्री रूट बने, जो कि अ, मध्य प्रदेश के पहाड़ी जंगली इलाके के बजाय उदयपुर होते हुए जो शॉर्ट भी पड़ता है, और उपेक्षाकृत जो है समतल है, जाना आसान है गुजरात वहां से, वो रूट मिल जाए उन्हें। और साथ-साथ जो बचा हुआ मेवाड़ जो एकमात्र रियासत था, वो भी मुगल के अधीन हो जाए। तो इसी योजना के तहत अकबर ने साम्राज्य विस्तार के रूप में और गुजरात का रूट सिक्योर करने के लिए जो है, चित्तौड़ पे आक्रमण किया। चित्तौड़ जो कि मेवाड़ का पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न मेवाड़ आप कह सकते हैं उसे। ये था साल 1567, 1567-68 के बीच में लड़ाई हुई थी। चित्तौड़ की लड़ाई में मेवाड़ की सेनाएं पराजित हुई। जो चित्तौड़ के सिविलियंस थे, उन्होंने भी संघर्ष किया, पर कई महीनों की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ का किला जीत लिया अकबर ने, और लगभग 25 से 30 हजार सिविलियंस की भी उसमें हत्या की गई। ये बातें इतिहास में दर्ज हैं। और ये एक घटना है जो कि महाराणा प्रताप के मन में कहीं न कहीं पर्सनली, निजी तौर पे ये बैठ गई थी, जो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। शायद उन्होंने सौगंध खा लिया होगा कि आमरण संघर्ष होगा, पर समर्पण नहीं होगा। फिर उसके आगे वेस्टर्न मेवाड़, जो कुंभलगढ़ वगैरह का जो इलाका है, वहाँ मुगल फौजें नहीं गई, क्योंकि वो उतना समतल नहीं है, पहाड़ी और थोड़ा जंगली इलाका है। वहाँ सैन्य अभियान चलाना इतना आसान नहीं होता। शायद वो नेक्स्ट फेज में करती मुगल फौज। इस बीच आया साल 1572, 1572, जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई, और उसके बाद कौन राजा बनेगा इस बारे में, जैसे राज परिवार में होता है, हर रानी चाहती है कि मेरा बेटा बने, जो है मेरे युवराज महाराज बने। तो वही संघर्ष हर परिवार की तरफ वहां भी था कुछ हद तक। तो राणा जगमाल सिंह को या शक्ति सिंह को लोग राजा बनाना चाहते थे, परिवार के लोग। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, जो मिलिट्री कमांडर्स थे या जो नोबल्स थे, उन लोगों के बीच में महाराणा प्रताप ही फेवरेट थे, क्योंकि इनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी, वो और किन्हीं किसी भाइयों में नहीं थी, किन्हीं भाई में नहीं थी। तो अंत में जो है, जो सैन्य अधिकारी थे मेवाड़ के, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उनके सुझाव में या कहिए दबाव में महाराणा प्रताप को राजा बनाया गया। सन 1572 में वो फिर मेवाड़ के महाराज बन के गद्दी पे बैठे। उसके बाद जो है 1572 में उसके परिवार के अंदर ये बात हुई कि जगमाल सिंह, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था, वो कुछ हद तक मन में शायद गांठ बना बैठे, और वो जाके अजमेर जाके वो मुगल सल्तनत से मिल गए। बदले में उन्हें मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया गया। जहाजपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जागीर है, जो उन्हें इनाम स्वरूप दिया गया मुगल साम्राज्य में शामिल होने के लिए, ताकि वो मेवाड़ के अंदर की बातें ही बता सके। तो ये एक तरह से परिवार के बीच में दरार पड़ गया। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप अपने सिद्धांतों पे अडिग थे, और उनका मन इतना छोटा नहीं था कि वो किसी से बदला लेने, या कोई गद्दार है हमारे परिवार का, ठीक है जाना था चले। उनके सिद्धांत उनके लिए अपने थे। फिर उसके बाद, जैसा हमने पहले कहा, जो दूसरा चरण था मुगल अभियान का, वो था कि भाई अब पश्चिमी मेवाड़ पे भी कब्जा करके फाइनली गुजरात तक की सीमा एकदम बना ली जाए, दिल्ली से गुजरात जाया जा सके। बीच में एक मेवाड़ ही नहीं, अब तो केवल पश्चिमी मेवाड़ रह गया था। पूर्वी मेवाड़ चित्तौड़ था, वो कब्जा हो चुका था 1567 में। तो फिर इसी योजना के तहत जो है, सबसे पहले दिल्ली की तरफ से, बादशाह अकबर की तरफ से कई डिप्लोमेटिक मिशन भेजे गए, दूत भेजे गए महाराणा प्रताप के दरबार में, कि भाई आप मुगल बादशाह का ध्वज स्वीकार कर लीजिए, और एक वसायल स्टेट जैसे बोलते हैं, कि हमारा ध्वज स्वीकार कर लीजिए, हमें लगाम दीजिए, और हमारे अंडर में रहिए, युद्ध नहीं होगा, और हमारे एक प्रांत के रूप में, आप जागीरदार के रूप में राज कीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। कई सारे हिंदू राजाओं को भी जो है भेजा गया, मान सिंह को भी भेजा गया ये संदेशा लेके। 1572 से लेके लगभग 1575 तक, 3 साल तक अकबर की तरफ से ये प्रयास होता रहा कि महाराणा प्रताप को समझौते के लिए राजी किया जा सके। लेकिन शायद समर्पण उनके जीवन में कहीं था नहीं। पराक्रम था, विजय थी,
या वीर गति थी। फिर जब उन्होंने अंतिम बार 1575 में मान सिंह को भी मना कर दिया, उसके बाद तो यूं समझ लीजिए कि युद्ध एक तरह से अवश्यम भावी हो गया कि अब ये हो क्या रहेगा, अब ये टल नहीं सकता। और फिर वही हुआ अंत में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसे हम सब लोग जानते हैं। अब आइए, अधिकतर लोग महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध से ही जानते हैं, तो थोड़ा बहुत उस युद्ध के बारे में भी बात कर लें। कई ढंग से उसे लिखा गया है, ऐसा लगता है कि तुरंत पराजित हो गई थी मेवाड़ की सेना, बट ऐसा था नहीं। 1576 में फाइनली अकबर ने हुक्म दिया मान सिंह को कि आप जाइए और चित्तौड़ का जो बचा हुआ पश्चिमी इलाका है उस पे आपको कब्जा करना है, महाराणा प्रताप को पराजित करके। वो अंतिम एक सम्राट थे इस उत्तर भारत में जो कि मुगल शासन के बाहर थे, अभी भी स्वतंत्र थे। बाकी सारे राजपूताना के लगभग लगभग सारे जितने भी रियासतें थी, सबने जो है जाके सरेंडर कर दिया था। वो अकबर का एक जाग यानी कह लीजिए कि मुगल साम्राज्य का एक जागीर बन के, एक प्रांत बन के वो राज कर रहे हैं, सिवाय महाराणा प्रताप के पश्चिमी मेवाड़ के हिस्से के अलावा। फिर हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं, मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह की तरफ से मान सिंह, दोनों दोनों सेनाओं का भिड़ंत हुआ हल्दी घाटी में। वो दिन था 18 जून सन 1576, 18th ऑफ जून 1576। कहते हैं कि ये युद्ध लगभग 4 घंटे ही चला था। ये हल्दी घाटी आज के समय ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आप कभी उदयपुर जाएं, उदयपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये स्थान है। अरावली की पहाड़ियों में बिल्कुल संकरी सी घाटी है। और जिस जगह ये युद्ध हुआ, अगर आज आप वहां पे जाएंगे, मैं व्यक्तिगत तौर पर वहां जा चुका हूँ, आज अगर आप वहां पे जाएंगे तो जिस स्थान पे, वैसे काफी बड़ा क्षेत्र है ये हल्दी घाटी का, उस घाट मतलब वैली के अंदर आप जाएंगे तो जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो टूरिस्ट गाइड वगैरह है, उनसे पूछ के हम वहाँ गए थे जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। तो उस जगह पे आप जाएंगे तो एक स्थान है, उसका नाम है रक्त तलई। वो लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि अ, आधे किलोमीटर बाई आधे किलोमीटर स्क्वायर का एक वो एरिया होगा। आज के समय अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ये कोई अच्छा सा पार्क है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें अच्छे से बाउंड्री करके उसे अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ऐसा लगेगा कि हाँ, तो अच्छे से एक वेल मेंटेन पार्क है। बट वही वो स्थान था जहाँ पे ये असल टकराव हुआ था सेनाओं का। रक्त तलई नाम इसलिए पड़ गया मित्रों, क्योंकि बताते हैं कि जिस दिन वो युद्ध हुआ, यानी 18 जून 1576, 4 घंटे में लगभग लगभग 10 से 12 हजार सैनिक मारे गए, दोनों तरफ का मिला के। और वो कुछ समय ऐसा था कि युद्ध के बाद, थोड़ी देर के बाद, जून अंत का महीना था, बारिश हो गई वहां पे। और जो भी मतलब डेड बॉडीज गिरी थी सैनिकों की, या जो रक्तपात हुआ था, उसके ऊपर बारिश और कीचड़ से वो लगभग एक रक्त का तालाब से बन गया था उतनी दूर में, जहाँ आज ये रक्त तलई नाम से आपको पार्क जैसा दिखेगा। अगर आप कभी जाना चाहें तो जरूर जाएं उस जगह पे। फिर अब युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मान सिंह की तरफ से लगभग लगभग 20,000 की फौज थी। कई लोग इसे 80,000 बताते हैं, और महाराणा प्रताप की तरफ से 20,000 बताते हैं। कई लोग इसे कहते हैं कि 20,000 मुगल की तरफ से था और 3 साढ़े 3 हजार महाराणा प्रताप की तरफ से सेनाएं थी। अधिकतर इतिहास के पन्नों में अगर आप कई किताबों को देखेंगे तो यही बात आती है कि लगभग लगभग 20 से 25 हजार फौज मान सिंह के पास थी, और महाराणा प्रताप के पास लगभग 3 से 4 हजार सेनाएं थी, जिसमें 500 से 600 भील, जो भील आर्चर्स होते थे, धनुधारी, तीर धनुष के एक्सपर्ट, वो थे। और सोच लीजिए लगभग 1:4 का रेशियो था। और 4 घंटे युद्ध चला, और उसमें जो है, जाहिर सी बात है, ऐसा माना जाता है कि लगभग लगभग उस 3,500 4 हजार में से लगभग 3 हजार सैनिक मारे गए महाराणा प्रताप की तरफ से, और 7 से 8 हजार मुगल फौजें मारी गई। कुल मिला के लगभग 10,000 लोग मर चुके थे। फिर भी मुगल की तरफ से अब भी लगभग 10 से 12 हजार लोग थे वहां, जबकि इस तरफ केवल 1,000 1500 लोग बचे होंगे, जो एकदम क्लोज गार्ड्स होते हैं, जो महाराणा प्रताप के चारों ओर उन्हें घेरे हुए थे। तो उस समय कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने सामने मान सिंह का जो हाथी था उस पर पर्सनल कैवलरी चार्ज किया था कि इस गद्दार को आज यहीं समाप्त कर देना, भले मैं भी वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। और
वही वो अ, एक घटना है जो कि कई बार लोगों ने देखा और सुना होगा कि चेतक को लेके उन्होंने चार्ज किया था मान सिंह के हाथी पे, और चेतक ने कूद के अपना अगला पैर हाथी के मस्तक पर रख दिया, और महाराणा प्रताप ने जो भाला फेंका उससे मान सिंह बाल बाल बच गए, पर शायद जो उनके महावत थे वो मारे गए। लेकिन चूंकि महाराणा प्रताप बिल्कुल मान सिंह के क्लोज घेरे के अंदर पहुंच के उन्होंने हमला किया था, इसलिए वो घेर लिए गए। पर उनके वहां से निकलने की भी एक कहानी है। महाराणा प्रताप के साथ साथ उनके जो बहुत ही नजदीकी जो मिलिट्री जनरल, उसमें एक थे झाला सरदार, जिन्हें झाला मान सिंह भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा आप निकलो यहाँ से, इस सनातन धर्म के अंतिम उम्मीद आप ही हो। मैं आपका जो पोशाक है या जो उनके वो कवच थे उसे ओढ़ के मैं यहाँ रहता हूँ, वो मुझे ही मारे हैं महाराणा प्रताप समझ के, वो ठीक है, मगर आप निकलिए, आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। पूरे राजपूताना में कोई बचा नहीं, हर किसी ने सरेंडर कर दिया है। फिर वहां उन्होंने उनकी बात मानी, झाला सरदार वहां पीछे रह गए और वो वीर गति को प्राप्त हुए, और महाराणा प्रताप चेतक पे बैठ कर निकल गए। और इसमें जब चेतक ने जंप लगाई थी और उसने अ, मान सिंह के हाथी के सिर पे अपना अगला पैर रख दिया था, तो माना जाता है कि इसमें चेतक का अगला पैर कट गया था, क्योंकि जो वॉर एलिफेंट्स होते हैं, युद्ध में जिन हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनके सूंड में तलवारें बंधी होती हैं। तो हाथी ने जो मतलब वो सूंड से तलवार घुमाई तो नीचे से पैर कट गया, एक पैर चेतक का। तीन पैर से चेतक अपने सवार को लेके, महाराणा प्रताप को लेके वहां से निकला, और उससे कई किलोमीटर आगे आके एक नाला पड़ता है जहाँ चेतक की समाधि आज भी बनी हुई है। लगभग 5 किलोमीटर वो घोड़ा दौड़ के आया उन्हें लेके युद्ध क्षेत्र से बाहर, और एक नाला है जो लगभग 22 फीट का है, आज भी वो है। अगर आप वहां जाएंगे तो सारे स्थान वैसे के वैसे मौजूद है, गाइड आपको सब बताएंगे। नाला फांद के वो घाटी के दूसरी तरफ गया, और उसके बाद जहाँ वो घोड़ा गिरा वहीं उसकी समाधि आज भी बनी हुई है। चेतक समाधि आप देख सकते हैं। तो इस ढंग से ये युद्ध जो है, आप लोग कहते हैं कि हाँ, मेवाड़ की फौजें पराजित हो गई। अगर ट्रू मिलिट्री सेंस में देखें तो हाँ, पराजित हो गए, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके कुछ बहुत ही क्लोज 1000-1200 जो सैनिक थे वो उनके साथ बच के निकल गए वहां से। और उसके बाद जो अगला फेज है उनके जीवन का, वो 1576 से लेके 1579 का वो फेज शुरू होता है, जो कि प्योर एक गुरिल्ला वॉरफेयर का फेज है। ये 3 साल उन्होंने पूरा जंगल में रह के एक गुरिल्ला वॉरफेयर चलाया मुगल फौजों के खिलाफ, 3 साल। और ये सबसे कठिन समय था उनके जीवन का, जिस दौरान ये भी कहा जाता है कि उन्होंने घास की रोटियां खाई, और उनके बच्चों ने भी वो घास की रोटी खा के अपना गुजारा किया, पत्थरों पे सोए। और लेकिन उन्होंने कभी भी जो है समर्पण नहीं किया। इस बीच लगातार दबाव बनता रहा मुगल साम्राज्य की तरफ से कि जंगल में जहां कहीं भी महाराणा प्रताप हैं उन तक संदेशा भेजो कि वो भी सरेंडर करें। मगर जो है उन्होंने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद ये हुआ कि 1576 के बाद जब वो जंगलों में वो उन्होंने अपना गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया, तो ऑब्वियसली जो शहरी इलाके थे या जहाँ प्रजा बसती थी, उस उन सारी जगहों को, जैसे कुंभलगढ़ तक को जो है मुगल फौजों ने फिर कब्जा कर लिया। लेकिन महाराणा प्रताप ने एक अपने प्रजा में या ट्रेनिंग दी थी या जैसे भी किया था, उन्होंने इस बात को मतलब इंश्योर किया कि अधिकतर लोग जो हट सकते हैं वो शहर गांव छोड़ के जंगलों में जो है किसी तरह उनके साथ रहें। ये एक बड़ा अद्भुत सा है कि ये ऐसी घटना है इतिहास में बहुत कम ही मिलेंगी, या शायद ना के बराबर होंगी, जब एक राजा इतना इन्फ्लुएंशियल था, उसका प्रभाव इतना था कि उसने अपनी प्रजा को कहा कि सम्मान और प्राण देने से अच्छा है कि कष्ट का जीवन जिया जाए। जंगल में अगर हम रह के संघर्ष कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मेरी सेनाएं कर सकती हैं, तो आप भी वहां से हट के कर सकते हैं। लगभग लगभग पूरी की पूरी या आधी से अधिक प्रजा जो है इनके साथ साथ जंगलों की तरफ चली गई थी। लगभग खाली शहर या आधे खाली शहर मिले थे मुगल फौजों को। कुंभलगढ़ और जो पश्चिमी मेवाड़ का जो क्षेत्र कब्जा हो गया था। और लेकिन हाँ, महाराणा प्रताप हाथ नहीं आए। और ये 1576 से 1579, ये 3 साल जो है
वो समझ लीजिए उदयपुर से भी और दक्षिण, जो कि उदयपुर और गुजरात के बीच का जो बिल्कुल ही जंगली और फॉरेस्टेड एरिया है अरावली की पहाड़ियों में, उस इलाके में जो 200 किलोमीटर का लगभग क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये छिप के इन्होंने संघर्ष किया, और जिस कारण मुगल फौजों को गुजरात जाने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि भले वो उदयपुर से भी पीछे हट गए थे, लेकिन उसके बाद वहां से लेकर जो गुजरात का लगभग 150-200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो पूरा जंगली और पहाड़ी क्षेत्र था। और वहाँ कोई भी मुगल फौज या कंटिजेंट जब कोई भी अगर जाने की कोशिश करता है गुजरात, तो उनका मुकाबला हो जाता महाराणा प्रताप की फौजों का जंगल में, और हर बार वो पराजित होते। जो भी मुगल खजाना या हथियार उनसे मिलता, वो उसे इस्तेमाल करता था अपना संघर्ष जारी रखने के लिए। ये 1579 तक ऐसा चला। ये सबसे कठिन ये संघर्ष का दौर था, लेकिन फिर भी ना मुगल फौजें उन जंगल में महाराणा प्रताप को पकड़ पाई, और ना ही कभी वो गुजरात पहुंच पाए। जब भी उन्होंने कोई भी कंटिजेंट एक्सपेडिशन भेजा या सरकारी कोई मिशन गया, वो कहीं ना कहीं उनका मुकाबला बीच में ही होता था और वो वहां मारे जाते थे, वापस आ जाते थे। फिर 1579 में हुआ कुछ यूं कि बंगाल, बिहार और लाहौर से उत्तर, यानी उस समय के पंजाब और अफगानिस्तान की सीमाओं पर कुछ विद्रोह शुरू हो गया। तो जो दिल्ली की मुगल सल्तनत थी, उसने काफी सारी फौजों को मेवाड़ से हटा के कुछ बंगाल, बिहार और लाहौर, अफगानिस्तान की सीमाओं पर भेजा, विद्रोह दबाने के लिए, वो किया कुछ अफगान हमलावरों को रोकने के लिए। ये एक समय ऐसा था कि मिलिट्री प्रेशर कम हो गया मेवाड़ पे, क्योंकि काफी फौजें वहां से चली गई बंगाल, बिहार और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। महाराणा प्रताप एक कुशल सैनिक नेतृत्व का परिचय देते हुए उन्होंने देख लिया कि अब मौका है, दबाव हम पे कम है, अब हम बाहर निकल के जो है वापस अपना सारा खोया हुआ क्षेत्र जीत सकते हैं, मुगलों को यहाँ से खदेड़ सकते हैं। और इस बीच में अब आप सोचें कि अचानक इतना धन कहाँ से आएगा कि वो जंगल से बाहर निकल के एक पूरी की पूरी जो सरकारी सेना है, मुगल सेना, उसके खिलाफ जो है आक्रमण करके और उन्हें हराए और वहां से भगा दे। इस बीच में हुआ यूं कि एक महाराणा प्रताप के जो उनके पूर्वज थे, उदय सिंह या उसके और भी पहले जिनका राज हुआ करता था चित्तौड़ पे, उनके समय में एक मंत्री थे, भामाशाह, जो कि ओसवाल जैन समाज से आते थे, और वो चित्तौड़ के नगर सेठ हुआ करते थे। उनके और भी पूर्वज भी, मतलब एक तरह से वो वाणिज्य मंत्री रहे थे महाराणा प्रताप के पूर्वज के राज में। और जब चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ उस समय भामाशाह चित्तौड़ के नगर सेठ थे। तो चित्तौड़ हारने के पहले वो वहां से निकल गए थे, और उन्होंने फिर जंगल में संपर्क किया कैसे भी महाराणा प्रताप को कि संघर्ष चल रहा है तो इसमें धन की आवश्यकता होगी। और अब मुगल फौजें 1579 में जब वो थोड़ी वहां से अफगानिस्तान और बंगाल, बिहार की तरफ चली गई, तो उन्हें सब समाचार मिलता था कि हाँ संघर्ष चल रहा है जंगल जंगल में रह के। तो उन्होंने कहीं संपर्क किया कि मैं आपका मंत्री हूँ और मेरे पास जो है चित्तौड़ से हटने के बाद जो वहाँ का शाही खजाना था वो सुरक्षित है काफी हद तक। और कहा जाता है कि उस जमाने में उन्होंने संपर्क करके महाराणा प्रताप को लगभग लगभग 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी, जो कि कहा जाता है कि उनके और उनकी कई पीढ़ियों का संग्रहित धन था। वो इतना बड़ा धन था उस युग में, जिससे कि लगभग लगभग 1580 आते आते महाराणा प्रताप की फौजों की संख्या कई गुना बढ़ गई। हथियार या जो भी बेहतर प्रशिक्षण और एक पूरी की पूरी सेना खड़ी हो गई उस धन से। और इस बीच मुगल फौजें वहां से हट के काफी आधी से अधिक चली गई थी उधर अफगानिस्तान और बंगाल की तरफ। बस 1580 और 81 के बीच में फिर महाराणा प्रताप जंगलों से बाहर निकल कर उन्होंने हमला करना शुरू किया। और 1582 में एक दिवायर एक जगह है जहाँ पे एक युद्ध हुआ था। वो एक तरह का फ्रंट था, वेस्टर्न फ्रंट मुगल फोर्सेस का। उन्होंने उसे कब्जा किया और उसके आसपास के 36 मुगल किले उन्होंने जीत लिए एक झटके में। और उसके बाद चूंकि मुगल रीइंफोर्समेंट वहां नहीं थी, क्योंकि फौजें वहां से आधी हट चुकी थी, ज्यादा कुछ मुगल उस समय कर नहीं पाए। 1582, तिरासी, चौरासी, 3 साल के अंदर उन्होंने एक तरह से लाइटनिंग स्पीड से एक के बाद एक जगह जगह अटैक करके फिर कुंभलगढ़, दिवायर और
जो पश्चिमी मेवाड़ के जितने भी हिस्से थे, चित्तौड़ छोड़ के बाकी सारा उन्होंने वापस कब्जा कर लिया। 1585 में अंतिम बार अकबर ने अ, एक एक्सपेडिशन भेजा था, जो जिनका नाम था जगन्नाथ कच्छावा। जगन्नाथ कच्छावा का नेतृत्व में अंतिम बार 1585 में उन्होंने एक अकबर ने एक अंतिम एज अ लास्ट एफर्ट एक एक्सपेडिशन भेजा, पर वो भी पराजित हो गए। फिर 1585 के बाद 1585 के बाद अकबर ने जो है एक तरह से महाराणा प्रताप को वेस्टर्न मेवाड़ का महाराणा स्वीकार कर लिया। ठीक है भाई, जो वेस्टर्न मेवाड़ है वहां हम नहीं कब्जा कर पाएंगे, अब वहां का तुम इंडिपेंडेंट महाराणा रहोगे। और उसके बाद कोई मिलिट्री एक्सपेडिशन मुगल की तरफ से नहीं गई। और 1585 1585 से लेके फिर 1597 तक ये 12 साल बिल्कुल उन्होंने एक महाराणा की तरह इंडिपेंडेंट राज किया। मेवाड़ एकमात्र स्वतंत्र स्टेट था। हाँ, एक उनका स्वप्न पूरा नहीं हो पाया कि वो चित्तौड़ को वापस नहीं ले पाए, चित्तौड़ शहर। पर हाँ, चित्तौड़ से पश्चिम का मेवाड़ का सारा इलाका उन्होंने जीत लिया और वो वहाँ के महाराणा रहे। उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, एक जगह है राजसमंद। राजसमंद आज के समय राजस्थान के डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ता है। और उस जिस मतलब जो भी बहुत जो गोल्डन पीरियड है मेवाड़ का वो 1585 से 1597 तक था, जो उन्होंने एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हिंदू राजपूत किंगडम की तरह उसे चलाया। और हर मायने में जो है माना जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, उस जमाने का ये सोशल जस्टिस हो, हर चीज में जो है वो एक बेहद सुखी राज्य था, संपन्न राज्य था। फिर 1597 1597 में एक उनकी मृत्यु अचानक हुई। कहते हैं कि शिकार खेलते समय कहीं उन्हें मतलब अ, तीर या धनुष टूट के लग गया था उन्हें, या कोई एक्सीडेंट था जिसमें जो है वो काफी जख्मी हो गए थे, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई 1597 में। फिर उसके बाद अमर सिंह ने मेवाड़ का तख्तापलट संभाला। तो ये एक छोटी सी जीवन यात्रा थी महाराणा प्रताप की, जिसमें उनके जन्म से लेके उनके राजा बनने और हल्दी घाटी का संघर्ष मुगलों से क्यों हुआ, कारण क्या था कि वो गुजरात तक का सीधा रास्ता चाहते थे, बीच में मेवाड़ पड़ता था। और जो है उसमें उन्होंने ईस्टर्न तक चित्तौड़ तक कब्जा कर लिया था, वेस्ट अटका हुआ था बिकॉज ऑफ महाराणा प्रताप। उस पर उन्होंने हमला किया फिर, क्योंकि महाराणा प्रताप माने नहीं। फिर हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, वहां से वो पीछे हटे। 5 साल तक जंगल से संघर्ष किया, गुरिल्ला वॉरफेयर। और 1583 में फिर बाहर निकल के सारा वेस्टर्न मेवाड़ दोबारा जीत लिया। और 1585 के बाद फिर अकबर ने भी मान लिया कि भैया बहुत हुआ, अब हम नहीं जाते उधर, तुम वहां के महाराणा हो, स्वीकार किया तुम्हें। ये एक ऐसा उदाहरण है हमारे इतिहास में, जो कि कभी एक ऐसे सम्राट थे जो कि जीते जी कहीं पराजित नहीं हुए, और उन्होंने अपने शर्तों पे अपना जीवन जिया। एक स्वाभिमान का प्रतीक के रूप में वो आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत है और हमेशा रहेंगे। अगर उनके जीवन की और भी कई सारी बातें की जाए, तो जैसे मैंने कहा कि एक जीवन भी कम नहीं है उनके बारे में सब जानने के लिए। तो मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आपसे विदा लेते हैं, और फिर बहुत जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा, ऐसे ही कुछ बातें नई पुरानी, कुछ इतिहास के पन्नों से, कहीं कभी कुछ किसी और क्षेत्र के बारे में, किसी और विषय पर फिर कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं बहुत जल्द।